हर बड़ी कहानी, हर बड़ी दास्तान एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। आर्किमिडीज के लिए ये चिंगारी एक ऐसी जबरदस्त जिज्ञासा थी जो 267 बीसी के आसपास सिसिली के भीड़-भाड़ वाले शहर सिराक्यूस में उनके शुरुआती दिनों से ही चमक रही थी। वो दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे जो सिर्फ खेल कूद से खुश रहते थे। इसके बजाय उनका खेल का मैदान उनके आसपास की दुनिया थी और उनके खिलौने वो सवाल थे जो उनके दिमाग में भरे रहते थे। वो घंटों जहाजों को बंदरगाह में आते हुए देखते रहते थे, ये सोचते हुए कि इतने बड़े लकड़ी के जहाज पानी पर इतनी आसानी से कैसे तैर सकते हैं। वो किसानों को भारी पत्थर उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल करते हुए देखते थे और उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता था, छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करता था। ये अंतहीन सवाल ही उनकी प्रतिभा की नींव थी। उनके पिता फिडियास नाम के एक खगोल शास्त्री ने अपने बेटे में इस अनोखी आग को पहचाना और बहुत प्यार से इसे पाला। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने उन्हें सिखाया कि उन्हें कैसे ढूंढना है। उन्होंने आर्किमिडीज को ब्रह्मांड की भाषा से परिचय कराया, गणित और ज्योमेट्री। युवा आर्किमिडीज के लिए संख्याएं सिर्फ कागज पर प्रतीक नहीं थीं, वे ऐसी चाबियां थीं जो प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों को खोल सकती थीं। उन्होंने एक फूल की पंखुड़ियों में, चंद्रमा की कक्षा में और एक मकड़ी के जाले के जटिल पैटर्न में ज्यामितीय आकृतियां देखी। उनकी शिक्षा कोई बोझ नहीं थी, बल्कि एक शानदार एडवेंचर थी। ज्ञान की अपनी प्यास बुझाने के लिए आर्किमिडीज अलेक्जेंड्रिया, मिस्र गए, जो प्राचीन दुनिया का बौद्धिक केंद्र था। अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी ज्ञान का खजाना थी और उन्होंने खुद को इसमें पूरी तरह से डुबो दिया। उन्होंने अपने समय के महानतम दिमागों के साथ पढ़ाई की, यूक्लिड और दूसरे मास्टर्स के कामों से सीखा। लेकिन वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, वो एक कंट्रीब्यूटर थे। वो लंबी, जोशीली बहसों में शामिल होते थे, स्थापित विचारों को चुनौती देते थे और नए विचार पेश करते थे। उनके साथियों को लिखे गए उनके पत्र जटिल समस्याओं और शानदार समाधानों से भरे थे, जिससे उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिली। अलेक्जेंड्रिया में भी उनका ध्यान बहुत प्रैक्टिकल रहा। उन्होंने गणित को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा। उन्होंने किसानों की अपने खेतों की सिंचाई करने की कोशिशों को देखा और आविष्कार करने के लिए प्रेरित हुए। इससे उनके पहले महान आविष्कारों में से एक आर्किमिडीज स्क्रू का जन्म हुआ, एक ऐसा उपकरण जो पानी को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक उल्लेखनीय दक्षता के साथ उठा सकता था। इस सरल लेकिन शानदार मशीन ने कृषि को बदल दिया और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला संकेत था कि आर्किमिडीज सिर्फ एक विचारक नहीं, बल्कि एक करने वाले थे, एक ऐसे व्यक्ति जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाट सकते थे। एक महान दिमाग की असली परीक्षा अक्सर लाइब्रेरी से नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती से आती है जो नामुमकिन लगती है। आर्किमिडीज के लिए ये चुनौती उनके अपने राजा सिराक्यूस के हियरो द्वितीय से आई थी। राजा ने एक नया सुंदर ताज बनवाने का आदेश दिया था और सुनार को शुद्ध सोने की एक निश्चित मात्रा दी थी। हालांकि ताज मिलने पर राजा को शक हुआ। उन्हें शक था कि चालाक सुनार ने कुछ सोना सस्ते चांदी के साथ मिला दिया है, बाकी खुद के लिए रख लिया है। ताज का वजन तो सही था, लेकिन वो कैसे जानते कि यह शुद्ध सोना है या नहीं, बिना उसे पिघलाए? राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आर्किमिडीज से मदद मांगी। आर्किमिडीज इस समस्या से बहुत इंट्रीग्ड हुए। वो जानते थे कि सोना चांदी से ज्यादा घना होता है, मतलब सोने का एक ब्लॉक चांदी के उसी वजन के ब्लॉक से छोटा होगा। अगर ताज में चांदी होती तो उसका आयतन शुद्ध सोने से बने ताज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। चुनौती ये थी कि ताज जैसी अनियमित आकार वाली चीज का आयतन कैसे मापा जाए। वो दिन रात इस पर सोचते रहे। ये पहेली उनके हर विचार को घेरे हुए थी। वो शहर की सड़कों पर चलते थे, उनका दिमाग हिसाब किताब और सिद्धांतों में खोया रहता था, एक ऐसे समाधान की तलाश में जो बस हाथ से बाहर था। रहस्योद्घाटन का क्षण, जैसा कि अक्सर होता है, तब आया जब उन्हें इसकी सबसे कम उम्मीद थी। जैसे ही वो एक भरे हुए सार्वजनिक बाथटब में गए, उन्होंने देखा कि पानी का स्तर बढ़ गया और कुछ पानी किनारे से बाहर फैल गया।
उसी पल सब कुछ समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि विस्थापित पानी का आयतन उनके शरीर के उस हिस्से के आयतन के ठीक बराबर था जिसे उन्होंने पानी में डुबोया था। वो समझ गए कि वो राजा के ताज का आयतन मापने के लिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। समाधान इतना सरल, इतना शानदार था कि वो शुद्ध आनंद और उत्साह से भर गए। किंवदंती है कि वो अपनी खोज से इतने खुश थे कि वो बाथटब से कूद गए और नग्न होकर सिराक्यूस की सड़कों पर दौड़ने लगे, चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका, जिसका ग्रीक में मतलब है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उन्हें वाकई मिल गया था। उन्होंने राजा को अपना सिद्धांत दिखाया, ताज को पानी के एक कंटेनर में रखकर और विस्थापित तरल को मापकर। फिर उन्होंने शुद्ध सोने के बराबर वजन के साथ भी ऐसा ही किया। ताज ने ज्यादा पानी विस्थापित किया, जिससे ये साबित हुआ कि ये कम घना था और इसलिए इसमें चांदी मिली हुई थी। धोखेबाज सुनार का पर्दाफाश हो गया और आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिकी की एक आधारशिला बन गया। बाथटब में चमक के एक पल का एक कालातीत प्रमाण। कई सालों तक आर्किमिडीज ने शांतिपूर्ण खोज का जीवन जिया, लेकिन युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। शक्तिशाली रोमन गणराज्य ने सिराक्यूस पर कब्जा करने का इरादा किया और शहर को घेराबंदी में पाया गया। लोग डरे हुए थे। उनकी सेना फॉर्मिडेबल रोमन लीजन्स के मुकाबले बहुत कम थी। इस हताशा की घड़ी में राजा हिएरो ने एक बार फिर आर्किमिडीज की ओर रुख किया। उन्होंने कोई मैथमेटिक्सीय फॉर्मूला या दार्शनिक अंतर्दृष्टि नहीं मांगी। उन्होंने हथियार मांगे, अपने घर की रक्षा का एक तरीका मांगा। आर्किमिडीज, शांति के आदमी, को अब अपने शानदार दिमाग को युद्ध के शस्त्रागार में बदलना पड़ा। उनकी बुद्धि शहर की सबसे बड़ी ढाल बन गई। उन्होंने दुश्मन का अध्ययन करके शुरुआत की। उन्होंने रोमन जहाजों, उनके गठन और उनके घेराबंदी इंजनों का अवलोकन किया। फिर उन्होंने लीवर, पुली और यांत्रिकी की अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करके इंजीनियस डिफेंसिव मशीनों की एक श्रृंखला डिजाइन की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके सबसे भयानक आविष्कारों में से एक आर्किमिडीज का पंजा था। ये एक विशाल क्रेन जैसी भुजा थी जिसमें एक बड़ा ग्रैपलिंग हुक था। ये शहर की दीवारों के ऊपर फैल जाती थी। हमलावर रोमन जहाजों के हल्स को पकड़ लेती थी, उन्हें पानी से ऊपर उठा लेती थी और फिर उन्हें जोर से हिलाकर या गिराकर, उन्हें चट्टानों से टकराकर टुकड़े टुकड़े कर देती थी। रोमन सैनिक इस यांत्रिक राक्षस से पूरी तरह से भयभीत थे। उनकी सरलता यही नहीं रुकी। उन्होंने शक्तिशाली कैटापल्ट्स विकसित किए जो अविश्वसनीय सटीकता के साथ लंबी दूरी पर विशाल पत्थरों को फेंक सकते थे। रोमन घेराबंदी टावरों को दीवारों तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देते थे। उन्होंने छोटे, तेज तर्रार मशीनें भी डिजाइन की जो डार्ट्स और तीरों के झुंड लॉन्च करती थी, जिससे एक घातक तूफान पैदा होता था जो हमलावरों को दूर रखता था। रोमन सैनिक, जो पारंपरिक युद्ध के आदी थे, मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए थे। उन्हें लगा कि वे पुरुषों से नहीं बल्कि एक देवता से लड़ रहे थे, प्रकृति की एक अनदेखी शक्ति जो शहर की दीवारों के पीछे से बिजली और विनाश का इस्तेमाल करती थी। शायद उनकी युद्ध मशीनों में सबसे पौराणिक, हालांकि डिबेटेबल, हीट रे थी। कहानी ये है कि आर्किमिडीज ने बड़े दर्पणों की एक श्रृंखला या पॉलिश किए गए कांस्य शील्ड्स को व्यवस्थित किया ताकि सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सके। प्रकाश की ये केंद्रित किरण लकड़ी के रोमन जहाजों पर निर्देशित की जाती थी, जिससे वे दूर से आग पकड़ लेते थे। जबकि इतिहासकार अभी भी इसकी फीजिबिलिटी पर बहस करते हैं, किंवदंती खुद आर्किमिडीज की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत कुछ कहती है। 2 लंबे सालों तक एक ही दिमाग ने पूरी रोमन सेना को रोके रखा। सिराक्यूस को पत्थर की दीवारों से नहीं बल्कि आर्किमिडीज की शीयर, अनअडल्टरेटेड प्रतिभा से बचाया गया था। आर्किमिडीज के डिफेंस की चमक के बावजूद रोम की ताकत लगातार बढ़ती रही। लंबी घेराबंदी ने आखिरकार शहर के संसाधनों को खत्म कर दिया। 205 बीसी में जनरल मार्सिलस की कमान में रोमनों ने एक त्योहार के दौरान शहर के डिफेंस में एक कमजोरी पाई और आखिरकार दीवारों को तोड़ दिया। जनरल मार्सिलस को हालांकि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान था
जिसने उन्हें इतने लंबे समय से रोका था। उन्होंने अपने सैनिकों को एक सख्त आदेश दिया, आर्किमिडीज को ढूंढा जाए और उन्हें बिना किसी नुकसान के उनके पास लाया जाए। वो उस महान दिमाग से मिलना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे, उन्हें चोट पहुंचाना नहीं। ये आदेश इस बात का प्रमाण था कि आर्किमिडीज की प्रसिद्ध युद्ध रेखाओं से भी आगे निकल गई थी। रोमन सैनिक शहर में घुस गए और उनमें से एक आर्किमिडीज के घर में घुस गया। उसने महान विचारक को पाया जो अब 75 साल के एक बूढ़े व्यक्ति थे, अपने काम में पूरी तरह से लीन थे। वो डर के मारे नहीं छिपे थे और न ही भागने की तैयारी कर रहे थे। इसके बजाय वो जमीन पर थे, रेत में एक जटिल ज्यामितीय आरेख बना रहे थे। उनका दिमाग वृत्त और रेखाओं की दुनिया में खोया हुआ था। उनके आसपास हो रही अफरा तफरी से बेखबर थे। सैनिक शायद इस बात से अनजान था कि वो कौन थे। उनके ऊपर खड़ा था, उनकी ड्राइंग पर छाया डाल रहा था। आर्किमिडीज इस रुकावट से चिढ़कर ऊपर देखा और अपने अंतिम शब्द कहे। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार आर्किमिडीज ने कहा, मेरे वृत्तों को परेशान मत करो। वो अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे थे, वो अपने काम की रक्षा कर रहे थे, विचार की शुद्ध दुनिया की, जो उनके लिए उनकी तलवार की तुलना में ज्यादा वास्तविक थी, जो उनके सिर पर लटक रही थी। सैनिक या तो इस कथित अवज्ञा से नाराज होकर या बस आक्रमण के उन्माद में फंसकर जनरल के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और बूढ़े व्यक्ति को मार डाला। उस दुखद क्षण में मानव इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक बुझ गया, महिमा की आग में नहीं, बल्कि एक शांत कमरे में रेत में बनी एक ड्राइंग के ऊपर। आर्किमिडीज की मृत्यु पूरी दुनिया के लिए एक गहरा नुकसान थी। जब जनरल मार्सेलस को पता चला कि क्या हुआ था, तो वो बहुत दुखी और नाराज हुए। उन्होंने उस व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दिया था जिसकी वो इतनी प्रशंसा करते थे। उन्होंने आर्किमिडीज का सम्मान उनके परिवार को ढूंढकर और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके किया, और उन्होंने उनके लिए एक भव्य मकबरा बनाने का आदेश दिया। मकबरे को, जैसा कि आर्किमिडीज ने खुद अनुरोध किया था, एक सिलेंडर के अंदर एक गोले की मूर्ति से चिह्नित किया गया था। उनकी पसंदीदा मैथमेटिक्सीय खोज का एक प्रतिनिधित्व, उनका जीवन प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ था, एक कहानी की कैसे एक व्यक्ति की जिज्ञासा दुनिया को बदल सकती है, और उनकी दुखद मृत्यु एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे पास सबसे बड़ा खजाना सोना या शक्ति नहीं है, बल्कि वो दिमाग है जो कल्पना करने और खोजने की हिम्मत करते हैं।